उत्तरी चीन के भीतर ही मंगोलिया ऑटोनोमस क्षेत्र के बायनूर शहर ने शनिवार 4 जुलाई को ब्यूबोनिक प्लेग के एक संदिग्ध मामले की रिपोर्ट दी और रविवार 5 जुलाई को अलर्ट लेवल 3 की चेतावनी जारी की, जिसमें निवासियों से जंगली जानवरों से निपटने के संबंध में रोकथाम और नियंत्रण उपायों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया गया है। एक संदिग्ध मामले की रिपोर्ट पर अलर्ट लेवल 3 का जारी करना, क्या ये ब्यूबोनिक प्लेग वाकई में इतना खतरनाक है? WHO के अनुसार ये बीमारी बैक्टीरिया येर्सिनिया पेस्टिस के कारण होती है। ये बैक्टीरिया आमतौर पर छोटे स्तनधारियों और उनके पिस्सू में पाया जाता है। पिस्सू के काटने से ये रोग फैलता है। ये पिस्सू संक्रमित जीवों जैसे चूहे, खरगोश और गिलेरिबल पलते हैं। ब्यूबोनिक प्लेग होने वाले व्यक्ति में ये सिम्टम्स पाए जाते हैं: सूजे हुए लिम्फ नोड्स जो ग्रोइन, आर्मपिट, ठंड लगना, सिरदर्द, थकान और मांसपेशियों में दर्द, ये सब शामिल है। इस वजह से ब्यूबोनिक प्लेग होने वाले व्यक्ति को मजबूत एंटीबायोटिक दवाओं के साथ तत्काल अस्पताल उपचार की आवश्यकता होती है। अगर उसे ये ना मिले तो इतिहास की पुनरावृत्ति हो सकती है। 6th सेंचुरी प्लेग ऑफ जस्टिनियन। प्लेग की यह सबसे पहले रिकॉर्ड की गई महामारी है। पूर्वी रोमन साम्राज्य के सम्राट जस्टिनियन I प्लेग से संक्रमित था, लेकिन व्यापक उपचारों के माध्यम से बच गया। उसके बाद इस महामारी को प्लेग ऑफ जस्टिनियन ये नाम दिया गया। इस महामारी से उस वक्त लगभग 2.5 से 5 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। इतिहासकार प्रोकोपियस ने प्लेग के इतिहास खंड 2 में बताया है कि सन 542 तक प्लेग पूरे शहर और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि के कारण पूर्व में एशिया माइनर और पश्चिम में ग्रीस और इटली में फैल गया। 14th सेंचुरी ब्लैक डेथ। ये यूरोप के इतिहास की सबसे घातक महामारी थी। इससे यूरोपीय मानव आबादी के 1/3 लोगों की मौत हो गई। शायद इसलिए इसे ब्लैक डेथ कहा जाता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इससे समाज बाद में और अधिक हिंसक हो गया, क्योंकि सामूहिक मृत्यु दर ने जीवन को सस्ता कर दिया और इस तरह युद्ध, अपराध और विद्रोह बढ़ गया। ब्लैक डेथ मध्य एशिया में उत्पन्न हुई और इटली और फिर अन्य यूरोपीय देशों में फैल गई। 3rd प्लेग पेंडेमिक। 19th सेंचुरी के मध्य में तीसरी बार प्लेग फिर से जीवित हो गया। आधुनिक महामारी के रूप में भी इसे जाना जाता है। पिछले 2 प्रकोपों की तरह ये भी पूर्वी एशिया में उत्पन्न हुआ। 1994 में 6 भारतीय राज्यों में प्लेग का प्रकोप हुआ। लगभग 700 संक्रमित लोग पाए गए। उसमें से 52 लोगों की मौत हुई और भारत के भीतर भारतीयों के एक बड़े प्रवास को ट्रिगर किया, क्योंकि उन्होंने प्लेग से बचने की कोशिश की। जैविक युद्ध के शुरुआती दौर में इंपीरियल जापानी आर्मी एयर सर्विस ने ब्यूबोनिक प्लेग ले जाने वाले पिस्सू के साथ निंगबो पर बमबारी की थी। वैसे ही खाबरोस युद्ध अपराध के परीक्षणों के दौरान यूनिट 731 के 40 मेंबरों ने प्लेग की पिस्सू का हमला किया था। इन ऑपरेशनों के कारण महामारी का प्रकोप फैल गया। WHO के अनुसार 1959 तक महामारी को सक्रिय माना जाता था, जब दुनिया भर में कैजुअलिटीज की संख्या घटकर 200 प्रति वर्ष हो गई थी। शायद 1894 में वैज्ञानिक कितासातो शिबासुबोरो और अलेक्जेंडर येरसिन द्वारा हुई प्लेग के बैक्टीरिया की खोज उसी का ये परिणाम था। इस खोज ने माइक्रोबायोलॉजी, मेडिसिन, अर्बन प्लानिंग और सैनिटेशन इन विषयों के विकास में मदद की। इसी तरह अब तक हम समझ चुके हैं कि अर्बनाइजेशन, आर्थिक विस्तार, बढ़ती आबादी, लैक ऑफ मेडिकल नॉलेज और सैनिटेशन, इनकी कमी ने इतिहास के इन तीनों प्लेग के प्रसार में योगदान किया। और अभी कोविड-19 नामक महामारी के खिलाफ पूरी दुनिया लड़ रही है। और इसमें ये प्लेग नामक महामारी कहीं फिर से एक्टिव ना हो जाए, इसलिए हमें अभी से ही मेडिकल फैसिलिटीज, पॉपुलेशन कंट्रोल, आर्थिक विस्तार, इन विषयों पर चर्चा करके हमें इनमें सुधार कर लेनी चाहिए। इससे अभी आई और आगे आने वाली किसी भी महामारी के प्रसार को हम आसानी से रोक सकते हैं। अंग्रेजी में महामारी को 2 अलग अलग शब्द होते हैं। एक होता है एपिडेमिक, यानी वो बीमारी जो एक इलाके या देश में तेजी से फैले, लेकिन जैसे कोई बीमारी देश की सीमाओं से निकलकर दूसरे देशों में फैलने लगे तो उसे पैंडेमिक कहा जाता है। इस तरह अभी चाइना के एक शहर में एक्टिव हुए प्लेग को हम पैंडेमिक नहीं एपिडेमिक कहेंगे, लेकिन एपिडेमिक कहीं पैंडेमिक में कन्वर्ट ना हो जाए, इसलिए हमें अभी से ही सावधानी बरत लेनी चाहिए।